हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मॉडर्न हिस्ट्री के पहले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इस लेक्चर में हम जनरली क्या बात करेंगे। पहला लेक्चर है इस लेक्चर का, जो आपको सीरीज दी है कि हम आपकी हिस्ट्री पूरी खत्म करेंगे, उस कमिटमेंट में आज जारी करता हूं आगे के लेक्चर्स। इस लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आधुनिक भारत का पहला लेक्चर है। आधुनिक भारत हमारा स्टार्ट होता है उत्तर मुगल काल से। उत्तर मुगल काल का मतलब क्या है? 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होगी, यहां से इतिहास का प्रारंभ होगा और ये आधुनिक भारत में ले लिया जाता है। अब अगर आप बात करो कि सर क्या है, सच में विश्व इतिहास में ऐसा ही चलता है? विश्व इतिहास का आधुनिक नहीं है। भारत के इतिहास को समझने और पढ़ने के लिए हम अध्यापकों ने और आप छात्रों ने मिलकर वर्गीकरण कर दिया कि हमें याद है। ये ना भारत सरकार ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया, ना किसी राइटर ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है। ये जो अध्यापक है उन्होंने ऑफिशियली बताया है कि भाई साहब यहाँ से आप आधुनिक भारत पढ़िए। क्योंकि हम पढ़ाएंगे कैसे आपको? आधुनिक भारत कहाँ से स्टार्ट हुआ? आप कहेंगे सर आधुनिक भारत तो अंग्रेज आए तब से स्टार्ट हो गया, 1600 से स्टार्ट करिए। तो 1600 में हमारे मध्यकालीन भारत में माइटी मुगल चल रहे थे, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हमने इतिहास की सुगमता से 1707 में इसको प्रारंभ किया। ठीक, तो आइए 1707 के इतिहास को प्रारंभ करने से पहले समझ लेते हैं माइटी मुगल्स कौन से थे। सबसे पहले हमारे हैं बाबर भाई साहब। जैसे ही बाबर मरते हैं, बाबर के 4 बेटों में से एक होते हैं हुमायूं, वो गद्दी संभाल लेते हैं। हुमायूं के होनहार बच्चे होते हैं जिनका नाम है अकबर। अकबर इसके बाद गद्दी संभाल लेते हैं। अकबर के होनहार प्रेमी स्वभावी एक छात्र होते हैं, या छात्र तो आप लोग हैं, वो बेटे होते हैं इनके, और उस बेटे का नाम है सलीम या जहांगीर। जहांगीर का प्रेम प्रसंग खत्म होता है। जहांगीर के प्रेम प्रसंग के बाद बाप जैसे दूसरे बेटे आते हैं जिनका नाम होता है शाहजहां। शाहजहां तो पापा से भी आगे चले जाते हैं, प्रेम की इमारत ही खड़ी कर देते हैं। उसके बाद अगले आते हैं जो ना दादा जैसे होते हैं ना पापा जैसे होते हैं, वो बिल्कुल अपने जैसे होते हैं, उनको बोलते हैं औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु के बाद ऐसे शासक बैठेंगे जो आपके सामने। अरे दिक्कत शासकों की नहीं थी, दिक्कत औरंगजेब की थी। मरना ही नहीं चाह रहे थे, बच्चे बुढ़े हो गए, बाप जिंदा बैठे, समस्या थी ना। तो बच्चे चाह रहे थे पापा जाओ तुम कुछ करें। अच्छा, पापा के जाने के बाद बच्चे इसलिए नहीं कर सकते, बुढ़ापे में गद्दी मिलेगी तो प्रधानमंत्री का तो पद नहीं है कि बुढ़ापे में मिले। भाई वो राज्य संभालना है, आपके पास सैन्य शक्ति, बल, हुनर सब होना चाहिए, वो आपके पास अवेलेबल हो। इसके चांसेस कम है क्योंकि आपने दरबार के अंदर कार्य नहीं किया, आपने हरम के अंदर कार्य किया, तो वो कहीं ना कहीं समस्या देता है। पर फिर भी उत्तर मुगल काल ने बहुत कुछ किया। क्या किया? आधुनिक भारत के इतिहास को परिवर्तनशील बनाने का पूरा श्रेय मैं महान शासकों को देता हूं, जिन्होंने ये श्योर कर दिया कि अहमद शाह अब्दाली हो या मराठा हो या अंग्रेज हो, कोई भी हमारे आए, वो हमारे यहाँ बिंदास आ सकता है, हमको लूट सकता है, हमको मार सकता है और जा सकता है, बिकॉज वी आर मुगल्स नॉट द माइटी मुगल्स। हम मुगल हैं, हमें कुछ नहीं आता, सिर्फ हमारे पापा ने एक विरासत बनाई, हम उसको फॉलो करें। वही चीज इन्होंने की। अब यहाँ क्या हुआ, जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, और इतिहास को हम 1707 से आधुनिक भारत में बांटेंगे, तो यहाँ पर इनके सारे बच्चों में से एक जिसका नाम होता है प्रिंस मुअज्जम, राजकुमार मुअज्जम, ये भाई साहब गद्दी प्राप्त करते हैं। ये अंतिम प्रयास है जब मुगलों के बच्चे गद्दी प्राप्त करने के लिए लड़ेंगे, ना कि सरदार। ये लास्ट ऑप्शन है जिसमें ये लड़ रहे हैं, ये लड़ते हैं, जीत जाते हैं, जीतते अपना नाम रखते हैं बहादुर शाह। प्रथम नहीं रखते, प्रथम हमने लगाया क्योंकि आगे भी बहादुर शाह आएंगे, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जो होता है हम लगाते। ठीक, अब जैसे आपके दादा का नाम भी अकबर हो और आपका नाम भी अकबर हो, तो आपको अकबर सेकंड ही बोलेंगे ना अगर कहीं लिखना होगा, तो मजबूरी है, समझने की जरूरत है। तो ये चीज की जा सकती है। अब इन्होंने क्या किया, जब ये आए तो इनको लगा कि औरंगजेब ने जो गलती की उसको हमें खत्म करना है, तो उन्होंने मराठों और राजपूतों से अपने संबंध अच्छे करने का प्रयास किया। इन्होंने पहला क्या किया, सामाजी के पुत्र थे साहू जी को कहा तुम जेल से आ जाओ, ये आजाद हो। पर वहां पे ताराबाई मराठों का जब पतन प्रारंभ हुआ तो ताराबाई ने मराठों को संभाला। तो ताराबाई के मुद्दे के बाद जब यह हुआ कि उत्तराधिकारी अब कौन बनेगा, इस पर ये बिल्कुल मौन रहे, एकदम चुप्पी साध ली। तो यहाँ क्या हुआ, साउथ में भी मराठा का युद्ध प्रारंभ हो गया। किस चीज का? उत्तराधिकार का। ये कर सकते थे, इन्होंने नहीं किया। इसके बाद जजिया हटाया। जजिया कर प्रोबेबली आप सबको याद होगा, क्या होता है जजिया कर? जजिया कर होता है हिंदुओं पर लगने वाला कर, और ये कुछ शासकों ने ब्राह्मणों पे भी लगाया। तो आप कमेंट बॉक्स पे मुझे लिख के दिखाइए कौन कौन से शासक हैं जिसने इसे ब्राह्मणों पर भी लगाया। ये आपसे यूपीएससी पूछती है, तो ये आप मुझे बताइएगा ब्राह्मणों पे कर लगाने वाले कितने मुगल शासक हैं।
अब इन्होंने जजिया हटा दिया, फिर गुरु गोविंद सिंह जी के साथ इन्होंने अच्छे संबंध बनाए, उनको इन्होंने मनसब भी दी। परंतु जैसे गुरु गोविंद सिंह जी गए, बंदा बहादुर जो गुरु गोविंद सिंह जी के बाद गुरु कंठ का वारिस था, उसने गुरु कंठ को ही खत्म कर दिया और अब 10वें गुरु के बाद 11वां गुरु कोई नहीं बना और बंदा बहादुर ने पुनः मुगलों के साथ युद्ध छेड़ दिया। अब इसने मुगलों के साथ युद्ध छेड़ दिया। अच्छा, इससे पहले कि ये साम्राज्य को संभाल पाते, ये मृत्यु की आगोश में चले गए और 1712 में मर गए। 1707 से इन्होंने गद्दी संभाली और 1712 में ये मर गए। ये अंतिम प्रयास था और ये इकलौते ऐसे शासक हैं जिनके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। अच्छा, खफी खान के साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, सबसे खफा ही है। उत्तर मुगल काल में जितने इनसे खफी हमेशा खफा रहे हैं, तो इन्होंने इनका नाम भी रखा है शाह बेखबर। यूपीएससी ये प्रश्न पूछ लेती है तो आपको पता होना चाहिए शाह बेखबर कौन है। जैसे यूपीएससी में आप सब बेखबर हैं, वैसे शाह बेखबर तो थोड़ी खबर रखा करिए आपको कितना आता है कितना नहीं आता है ना, प्रयास करें। इसके बाद जहांदार शाह आते हैं, ये 1712 से 1713 तक ही बैठते हैं। बहुत अच्छे इंसान होते हैं, एक साल भी नहीं झेल पाते अपने शासन को, और इनको बोलते हैं लंपट मूर्ख। क्या बोलते हैं? महामूर्ख। इनको कुछ आते ही ठीक। अब ये अपने भाई अजीमुस्सान, रफीउस खान और जहान खान की हत्या करके सिंहासन प्राप्त करते। भाई 3 लोगों को निपटा देते। समस्या वाली बात है। और अकेले तो मार सकते नहीं है, जो 1 साल शासन करेगा उसमें ताकत ही कहां होगी। तो इनकी सहायता करते हैं जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान की सहायता से। अब समझिए, अभी तक जो मुगल शासक थे बेटा, वो आपस में द्वंद्व करते थे, भाई और गद्दी पाते थे। अब नवाब, वजीर और जो आसपास के सरदार हैं वो युद्ध कर रहे हैं। किसके लिए? अपने फेवरेट बादशाह के बेटे को बैठाने के लिए, ताकि उसको अधिकार मिल जाए। ये यहां से प्रारंभ हो गया। इनके दरबार में एक महिला थी जिनका नाम था लाल कुंवर। इनका रियल नाम है इम्तियाज महल। ये आप लोगों को कोई नहीं बताता, मैं बताऊंगा। इम्तियाज महल इनका नाम है। ये लाल कुंवर है। लाल कुंवर के प्रेम में इतने फंसे हुए थे, कहा जाता है कभी कभार एक कोट में पेटीकोटी पहन के रहते तो, और कभी कभार निर्वस्त्र भी आ जाते थे। इनको फर्क ही नहीं पड़ता था, हम तो बादशाह, इनको कौन रखा। ठीक, तो ये ऐसी गलतियां करते थे। अब जुल्फिकार खान ने बहुत अच्छा काम किया। जुल्फिकार ने सारे प्रशासनिक कार्य सुभग चंद्र को सौंप दिए। ये एक इनके चमचे थे, इनको कहा कि तुम सारे प्रशासनिक कार्य डालो। उसने जागीर और मनसब के बंटवारे पे रोक लगा दी। क्या था? मुगल बादशाह जो बनता था, तुम 5000 की मनसबदारी ले लो, तुम 10,000 की मनसबदारी ले लो, तुम 60,000 की मनसबदारी ले लो। तो मनसबदारी नहीं हो गई थी, खीर हो गई थी, बांटे जा रहे थे। तो इन्होंने कहा भाई साहब, इतने मनसब और इतनी जागीरें बांटोगे तो है ही कहाँ हमारे पास बांटने के लिए। तो इन्होंने इस पे रोक लगा दी। इन्होंने इजारा, भू राजस्व की वसूली ठेके पर कराना प्रारंभ कर दिया। मतलब इन्होंने क्या किया, जो परमानेंट सेटलमेंट अंग्रेज ला गए, स्थायी बंदोबस्त, उसका प्रारंभ इन्होंने कर दिया। इन्होंने कहा कि भाई तुम जमीन रखो, हमको 10 लाख रुपए महीने दे दो। तो यहाँ पर क्या हुआ? भ्रष्टाचार स्टार्ट हो जाएगा। जहांदार ने आमेर के राजा सवाई राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दी और मालवा का सूबेदार बनाई। ये आपसे पूछा गया किसने उपाधि दी। मराठों को चौथ और सरदेश मुख का अधिकार दिया गया, परंतु वसूली मुगल सरकार करके देगी। अब समझ, मराठों ने कहा कि भाई हमें चौथ दे दो, तो कह रहे चौथ ले लो और सरदेश मुखी ले लो, पर क्योंकि मैं मुगल हूं, मेरी इज्जत है, तुम अपने सैनिक का खर्चा फालतू करोगे, मैं वसूल लूंगा, ताकि लोगों ने मुगल ही वसूल रहे और मैं चुपचाप सारा पैसा तुम्हें दे दूंगा, ताकि मुगलों की पावर बनी रहे। राजा राम की पुत्री शिवाजी द्वितीय को 3000 का मनसब और अनूप सिंह की उपाधि दी। राजा राम के पुत्र थे शिवाजी, उनको 3000 का मनसब दिया और अनूप सिंह की उपाधि दी। फर्रुख शियार एक और थे, इन्होंने सैयद बंधुओं की सहायता से जहांदार शाह की हत्या। अब जहांदार शाह निपट गए। ठीक, सैयद बंधुओं की सहायता से गद्दी प्राप्त की किसने? फर्रुख शियार ने। और फर्रुख शियार एकदम बहुत बहादुर शासक है, इन्होंने सब बर्बाद किया। इन्होंने सैयद बंधुओं के पहले भाई थे अब्दुल्ला खान, इनको वजीर बनाया, हुसैन अली खान को मीरबख्शी बनाया। इनको इतिहास क्या बोलती है? राज निर्माता, किंग मेकर, ये राजाओं को बनाने वाले हैं। इनके दरबार में कई गुट थे, ईरानी, तुरानी, हिंदुस्तानी, ये सारे गुट बट गए। ये ईरानी सरदारों का ग्रुप हो गया, एक तुरानी होगा, एक हिंदुस्तानी होगा, और भी कई सारे बने, बट हमें इतने पढ़े। इसके बाद फारूक ने तुरानी गुट के अमीर निजामुल मुल्क, फारूक एक थे, उन्होंने तुरानी गुट के अमीर निजामुल मुल्क किचलू खान को दक्कन में 6 द्वीपों की सूबेदारी दी, है ना, और इसका मुख्यालय इन्होंने क्या बनाया? औरंगाबाद। अब यहाँ पे क्या निजामुल मुल्क आ गया, ध्यान से समझिए, निजामुल मुल्क अब यहाँ पर पिक्चर में आने लगे हैं, जो बाद में निजाम बनेंगे। इनको इसी टाइम पर इनके शासनकाल में क्या दिया गया? दक्कन के 6 सूबों की सूबेदारी। बहादुर शाह के शासनकाल में, बहादुर शाह जो थे इनके शासनकाल में मारे गए,
सैयद बंधुओं ने मराठों से दिल्ली की संधि की। अब यहाँ पर क्या हुआ, 1716 में बहादुर शाह को मार दिया गया और इसके बाद यहाँ पर इन्होंने सैयद बंधुओं ने मराठों से क्या संधि की, इनसे कहा कि अगर दिल्ली पर आक्रमण होगा तो हमारी सहायता करें। अच्छा, मराठों ने इसको एक्सेप्टेंस दे दी। अब फर्रुखशियार ने एक बहुत बड़ा काम किया था, इन्होंने मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी दिया। इनको एक छोटा सा रोग हो गया था जिसका इलाज कोई नहीं कर पा रहा था, उसका इलाज किया था अंग्रेजों के एक व्यक्ति ने जिसका नाम था, क्या था, विलियम हैमिल्टन। विलियम हैमिल्टन ने इनका इलाज किया जिससे इतने प्रसन्न हो गए कि इन्होंने 3000 रुपए मात्र ले गए, 3000 रुपए मात्र लेके, ठीक है, बंगाल वगैरह के एरिया में इनको व्यापार करने की अनुमति। अब इन्होंने ये अनुमति दी तो ये सुनहरा फरमान हो गया किसके लिए, अंग्रेजों के लिए। अब अंग्रेजों ने इसका बहुत अच्छा मिसयूज किया। इन्होंने क्या किया, उसी दस्तक को यूज किया और अंग्रेजों के बाकी लोगों को कहा तुम भी व्यापार करो मेरी परमिशन से। इससे नुकसान क्या होगा बेटा, इससे नुकसान ये हुआ कि आने वाले टाइम पे बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी के युद्ध की भूमिका तैयार हो गई। तो प्लासी का युद्ध अंग्रेजों के आने के लिए सर्व प्रमुख जिम्मेदार शासक हैं फर्रुखशियार। ठीक, 19 जून 1719 को फर्रुखशियार की हत्या करके रफीउद्दौला और रफीउद्दर्जात को गद्दी पर बैठाया। जब इन्हें लगा फर्रुखशियार तो हमारे खिलाफ ही षड्यंत्र रच रहा है तो इसको मारा, 2 बच्चों को बैठाया और ये दोनों बच्चे भी मर गए। इसके बाद इनके बाद इसने बैठाया रोशन अख्तर को, जो मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठे और ये मुगल इतिहास के सबसे कलंकित शासक माने जाए। ठीक, तो आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं जिसमें आएंगे हमारे मोहम्मद शाह। सितंबर 1719 को गद्दी में बैठा और 1720 को इसने पूरी तरह जजिया हटा दिया। इसके शासनकाल में निजामुल मुल्क को गद्दी दी गई, सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र प्रारंभ हुआ और 1722 में हत्या हुई। निजामुल मुल्क को वजीर बनाया किनकी, सैयद बंधुओं की। 1724 में बादशाह ने शांकुल सभा दरबार में हो रहे निरंतर झगड़ों के षड्यंत्रों से आकर दक्कन वापस आ गया। निजामुल मुल्क को कहा तुम वजीर बन जाओ, बट बादशाह को सुनते ही नहीं थे। बादशाह साहब ये कर लो, कह रहे नहीं करेंगे, ये कर लो, नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे तो दिक्कत चल रही थी यहाँ पे हुई। इसी वर्ष मोहम्मद शाह ने हैदराबाद में उनकी स्वतंत्रता की मान्यता दी। आसफ जाह यहाँ से कहाँ चले गए, साउथ इंडिया। आसफ जाह कहाँ चले गए, साउथ इंडिया। जब साउथ इंडिया चले गए तो साउथ इंडिया जाने के बाद क्योंकि इन्होंने इनका इतना काम किया था तो इन्होंने मोहम्मद शाह ने इनको स्वतंत्रता दे दी कि जाओ आप गद्दी बैठो। 1737 में बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठा सेना दिल्ली आ गई। सबसे पहले मराठों ने कूच किया कि चलो थोड़ा लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो 1737 में दिल्ली आ गए। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी, पहला विदेशी आक्रांता हमारे देश में मुगलों के घर तक पहुंच गया, उसका नाम था क्या, नादिर शाह। नादिर शाह जब आए तो यहाँ पर फिर निजाम आए। देखिए पिक्चर में निजाम वापस आ गए। निजामुल का है, उन्होंने हार गए। कहाँ हारे, निजामुल मुल्क हारे कहाँ पे थे, करनाल के युद्ध में। करनाल के युद्ध में निजामुल मुल्क को हरा दिया। किसने हरा दिया, नादिर शाह ने। पर निजामुल मुल्क ने समझा दिया नादिर शाह को, सर एक काम करिए, कह रहे क्या, 50 लाख रुपए हरजाना ले लीजिए, आप घर चले जाइए। अच्छा, नादिर शाह मान भी गया, कह रहा करना क्या है, मुझे युद्ध करके मैं लेके जा रहा हूँ। पर हमारा अवध जहां हम रहते हैं लखनऊ, यहाँ के नवाब सादत खान ने नादिर शाह को भड़का दिया। अरे क्या बात कर रहे सर, इतना कम लेके जाएंगे, आपका तो वहां 20 करोड़ मिल सकता है। नादिर शाह का दिमाग घूम गया, कह रहा ये 10 गुना दे रहा है या 20 गुना दे रहा है, तो 20 गुने वाले को पकड़ते हैं, ये चले गए। 20 मार्च को भाई साहब दिल्ली पहुंचते हैं और कत्लेआम प्रारंभ करते हैं। ये कहते हैं कि आपने मेरे कुछ सैनिकों को मारा है, तो पूरे दिल्ली को लूटना चालू करते हैं। और 20 करोड़ नहीं कलेक्ट होते, कुछ 14-15 करोड़ कलेक्ट होते। तो ये नवाब से कहते हैं 20 करोड़ तो। नवाब साहब डर के मारे आत्महत्या कर लेते। समझिए, आपने भारत को फंसाया। नादिर शाह आराम से जा रहा था, ना मयूर सिंहासन जाता, ना कोहिनूर जाता, 50 लाख लेके चुपचाप जा रहा था। पता नहीं इनके बाप का क्या गया, इन्होंने भड़का दिया। अब भड़काना नुकसान हमारे देश के लिए हो गया। नादिर शाह है, और नादिर शाह के आते क्या पता चल गया, मुगल एम्पायर कमजोर है। और ये बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर नादिर शाह दिल्ली ना पहुंचते तो शायद किसी को पता ही नहीं चलता दिल्ली कमजोर। अब नादिर शाह 57 दिन तक रहे और उसके बाद जब इन्हें पैसा नहीं मिला, कोहिनूर और ये सब लेकर वापस चले गए। और जाकिर खान है, उनको अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया, बट ये पूछा नहीं जाता इसको। अब इसके बाद अहमद शाह गद्दी पर बैठे 1748 से 1754 तक। अच्छा, सबसे ज्यादा शासन करने वाले भाई साहब यही थे। अगर ये चाहते तो दिल्ली को बचा सकते थे और मुगलिया सल्तनत को फिर से स्टेबल कर सकते थे। सिर्फ एक काम करना था, निजामुल मुल्क की हाँ में हाँ मिलाना था, जो भाई साहब ने किया। तो यहाँ से इनका भी कार्य समाप्त। इसके बाद ये आते हैं, इनके टाइम पर अवध के सूबेदार सफदरजंग वजीर थे। ठीक है,
इसने हिजड़ों के सरदार जावेद खान को नवाब बहादुर की उपाधि दी। इसके शासनकाल में अब्दाली ने कुल 5 बार आक्रमण किए। अहमद शाह के समय राजमाता ऊदम बाई थी और ये जो थी इनका हस्तक्षेप सबसे ज्यादा था और इनको बोलते हैं बिला ए आलम। ये ध्यान रखना, इस टाइम पे कोर्ट में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस ऊदम बाई का था। मराठों की सहायता से इमादुल मुल्क मुगल साम्राज्य का वजीर बनाया गया और अहमद शाह को हटा के अजीमुद्दौला को आलमगीर द्वितीय के नाम से बादशाह बना। अब कौन आ गया, ध्यान से समझिएगा, इमादुल मुल्क, जिसके डर से हमारे अगले बादशाह गद्दी में ही नहीं बैठे, दिल्ली नहीं आएंगे, डर के मारे नहीं आएंगे। मतलब सोचिए वजीर सम्राट से ज्यादा तगड़ा आएंगे नहीं, कह रहे हम नहीं आएंगे, हम नाराज हैं आपसे। इसके बाद आलमगीर द्वितीय बैठते हैं, ये वजीर के हाथ की कठपुतली था। इसकी हत्या इमाद ने 29 नवंबर 1759 को कर दी और जब की तो आपको बता दें इसको लाल किले की दीवार से नीचे फेंक दिया, इसकी समाधि तक नहीं बनाई। आलमगीर के बाद अली गौहर शाह आलम द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बना और इसी के टाइम पर क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध। इनके टाइम पर क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। अब बात आती है शाह आलम द्वितीय। उत्तराधिकार नाम मात्र के बादशाह थे, अमीरों मराठों अंग्रेजों के हाथ के कठपुतली रहे। बक्सर का युद्ध इनके शासनकाल में हुआ, ये कभी दिल्ली में घुसे ही नहीं अपने वजीर के डर के मारे। इसके बाद इन्होंने युद्ध किया, कौन सा, बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें हार गए। इन्होंने इलाहाबाद की संधि की और एक पेंशन भोगी बन गए। उड़ीसा, बंगाल, बिहार की सारे के सारे अधिकार अंग्रेजों को देकर भाई साहब उनकी पेंशन पे आ गए। 1772 में माधवजी सिंधिया पेंशन भोगी बादशाह को दिल्ली लाए, दिल्ली के गद्दी पर बैठाया। 1780 में गुलाम कादिर ने सम्राट को अंधा बना दिया। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया और 1800 में इनको मार दिया। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, क्योंकि शाह आलम द्वितीय के टाइम पर बैटल ऑफ बक्सर होती है और अंग्रेजों को फर्रुखशियार के बाद और अधिकार देने का काम ये करते थे। अब इसके बाद आते हैं अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के बारे में कुछ भी खास नहीं है, पहली बार ऐसे थे जो लीगली पेंशनर बादशाह है हमारे देश में। मतलब ये पेंशन भोगी बादशाह, इन्होंने कहा अंग्रेजों से जो मन करे करो, मुझे पेंशन दो, मैं आराम से अपने किले में रहता हूँ। ये अपने किले में रहते थे। अच्छा, इनके पास पैसे की कमी थी, इनकी सैलरी थोड़ी बढ़ाने के लिए इन्होंने राजा राम मोहन राय से कहा बाबू तुम जाओ इंग्लैंड और रानी से मिलो। तो उन्होंने कहा सर हमारा नाम राम मोहन राय है। कह रहा किसने कहा, से तुम्हारा नाम राजा राम मोहन राय। तो ये राजा की उपाधि देने का कार्य किसने किया था, अकबर द्वितीय। तो राजा राम मोहन राय इंग्लैंड जाते हैं। इंग्लैंड जाने के बाद उन्हें इतना लगता है कि ब्रिस्टल में ही मर जाते हैं। राजा राम मोहन राय यहाँ से जाकर वहीं पे मृत्युशैया पे लेट जाते हैं, वापस नहीं आते। इसके बाद भाई साहब अगले शासक आते हैं जिनका नाम है बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल बादशाह हैं, 1857 की क्रांति में भाग लिया। जफर नाम से शायरियां लिखते थे, रंगून भेज दिए गए, सारे खानदान को मार दिया गया, कोई भी मुगल बादशाह बचा नहीं। मिर्जा गालिब इनके फ्रेंड थे, मित्र थे, बंधु थे, सखा थे, जो भी मान ले वो थे। इसी के बाद मुगल पीरियड खत्म होता है। 1856 के बाद आपको मुगल्स नहीं दिखेंगे और इसके बाद आ जाते हैं कौन, क्वीन का रूल आ जाता है दिल्ली पर भी और लाल किला चला जाता है अंग्रेजों के पास। इसके आगे का लेक्चर बाद में करेंगे। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए। गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, वंदे मातरम।